हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। एसएससी जेई 2022 का एग्ज़ाम टायर 1 का पूरा हो चुका है। जो लोग अदर एग्ज़ाम्स के भी फॉर्म भरे हैं, एसएससी जेई का भी पेपर दे के आए हैं, उनके मन में एक ये आता है कि टायर 2 के लिए अभी से जुटा जाए, आंसर की के बाद जुटा जाए, कितना टाइम मिलेगा। ये सब डाउट्स होना एक सिंसियर स्टूडेंट के मन की ऑब्वियस सी बात है। अब बात ये आती है कि इसका किसको माना जाए और कितना सही माना जाए। तो मुझे लगता है आज की डेट का सच, मुझे लगता है कि जो टीचर या फैकल्टी या ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली लेवल पे गाइड कर रहा है और उनके आंसर्स की के बाद अगर उसके बारे में कुछ बोल रहा है तो वो कट ऑफ जीनियन है। आंसर की से पहले जो कट ऑफ है, आंसर की के बाद जो कट ऑफ है, उसमें डिफरेंस आता है। कभी बहुत कम आता है, कभी काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ जाता है। ये निर्भर करता है कि पेपर का पैटर्न कैसा रहा है। पेपर अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या बुक्स के क्वेश्चंस को एज इट इज रख रहा है तो वहाँ पे बीच में जो एक गेसिंग होती है बिफोर आंसर की और आफ्टर आंसर की, वो जनरली बहुत कम रहती है। और जब पेपर का पैटर्न सिंपल लगता है, क्वेश्चंस आते हुए से प्रतीत होते हैं, तो कभी कभी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। फिर भी जो स्टूडेंट्स मेरे बैच में थे उनके जो मार्क्स हैं वो, और इसके अतिरिक्त जो नहीं थे उन्होंने भी अपने मार्क्स भेजे। उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है लेकिन इतनी कम भी नहीं है। उन सबको मैंने एक जनरलाइज फ्रेम में देखा। फिर भी मेरा मन ये कहता है कि आंसर की के बाद ही एग्जैक्ट कट ऑफ बताया जा सकता है। अब देखिए, मिथ्स और फैक्ट्स, उनको ध्यान में रख के। मिथ्स और फैक्ट्स क्या है, मुझे अगर लगता है, मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं ये कट ऑफ बोल सकता हूँ कि जैसा लोग पेपर देकर आए और जैसी अपनी फीलिंग बता रहे हैं। फीलिंग नेवर गोज राइट विद द आंसर की। कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन होगा, आइदर इन पॉजिटिव साइड आइदर इन नेगेटिव साइड। बहुत ज़्यादा मतलब एनालिसिस नहीं हो सकता इस चीज़ का। तो आंसर की के बाद चीज़ें लगभग क्लियर हो जाती हैं। फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि ये कट ऑफ में भी पॉसिबली जनरल में 116 हैं या 116 से ज़्यादा जा रहे हैं तो वो एक्टिव टायर 2 दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 116 से 2 नंबर 114 का में तो मेरा नहीं ही होगा। क्या ये यही ही है? ये तो कभी कहना ही नहीं चाहिए। अगर कभी हमने किसी कालखंड में ऐसा कहा है तो वो करेक्ट नहीं है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर मान के चलिए कि ये पॉसिबिलिटी रह सकती। अच्छा, ये डिपेंडेंट भी होता है। डिपेंडेंट इन द सेंस, जैसे जनरली लोग कह रहे हैं कि 2959 सीटें लगभग 3 गुना है तो कट ऑफ जाहिर सी बात है नीचे जाएगा। एक बात बिल्कुल सही है। क्या ये सीटें एग्जैक्टली एसएससी ने जाकर जो मेंशन किया है नोटिफिकेशन में कि जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कैंडिडेट्स कॉर्नर के जेई सेक्शन में नीचे लिख के आ जाएंगी, जैसे सीजीएल वगैरह की लिखी रहती हैं, उन्होंने वहाँ पे वो चीज़ पुट की है? नहीं की है। इसकी पॉसिबिलिटी है कि टायर 1 के रिजल्ट के बाद और टायर 2 के एग्ज़ाम के पहले वो वहाँ पर हो जाएंगी। अब ये डिपेंडेंट है। जिस पेज को लेकर ये वीडियो बनाया गया था 2959, वो पेज एसएससी जेई ये डिक्लेरेशन नहीं कर रहा है कि इतनी सीट्स ही हम भर रहे हैं और हमने पोस्टेड कर रखी हैं। वो एक अनुमानित पेज था जिसको एसएससी ने, सरकार और एसएससी के बीच के कन्वर्सेशन को मेंशन किया गया था कि इतनी भर्ती आपको करनी ही है आगामी समय में। उसकी अगर वर्डिंग को आप बार बार पढ़ेंगे तो इस बात की 100% पुष्टि नहीं है। 100% पुष्टि तभी है जब जेई के कॉर्नर में कैंडिडेट में जाके ये चीज़ रजिस्टर हो। तो ये चीज़ें हैं और यहाँ पे शक नहीं हम आपके मन में कर रहे हैं कि जब आपके पता चले वहाँ लिखा सीट्स पार 1600, एसएससी ने धोखा कर दिया, चुनाव को ध्यान में रख के स्प्लिट कर दिया, अब ये 2024 में भरी जाएंगी, इन सब बातों में भी आपका समय खपता है। और जब ये अवेयरनेस रहती है, ऐसा होता है, तो आप मुस्कुरा के अपने काम में समय देते हैं। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आज से, जब से एमपीपीएससी एई के लिए मैंने गाइडेंस किया, उसके बाद थोड़ा बहुत यूपीपीएससी एई इंटरव्यू में गाइडेंस किया, उसके बाद ये मैंने 70-75 दिन एसएससी जेई के लिए गाइडेंस किया, तो मैं कई चीज़ों को खुद अपने अंडरस्टैंडिंग में ये मान के चलता हूँ कि व्हेन यू कोच सम जीनियन फॉर सम जीनियन पर्पज, यू आल्सो गेट एक अपलिफ्टमेंट आता है, वेदर इट्स कॉन्शियसनेस, वेदर इट्स अंडरस्टैंडिंग। और वो अपलिफ्टमेंट कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो सामने वाले को किसी भी लेवल पे मिस गाइडेंस में रखे। ये मेरा अपना कथन है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि यस, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू नो वेयर आई एम एग्जिस्टिंग, बट इट इज़ आल्सो वेरी नेसेसरी टू नो व्हाट इफ़ आई एम नॉट एग्जिस्टिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे सिर्फ आपके पॉइंट ऑफ व्यू को और बेटर करने के लिए, आपकी प्रिपरेशन लेवल और अच्छी हो, उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। नो योर रियल कंपटीटर। रियल कंपटीटर का मतलब कि आपने अपने कमरे में एक विजन बनाया कि इस बार मैं यूपीपीएससी एई निकालूं,
कुछ भी हो जाए यूपीपीएससी एई निकालूंगा। आपका विजन है। आप यूपीपीएससी एई में पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 30 नंबर कम लाए हैं और आपको लगता है कि 500 से प्लस लाए जा सकते हैं। अब वहीं पे दूसरे कंपटीटर को देखो जो आपके साथ पैरेलल में है, जो कोई संकल्प नहीं ले रहा, कोई चिल्ला नहीं रहा है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रहा है, बड़े बड़े मोटिवेशनल कोट्स नहीं लिख रहा है कमरे में। हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत है। दूसरा ये देखो वो कंपटीटर कौन है। वो कंपटीटर है जिसके 470 नंबर आए हैं, जनरल कैटेगरी का है, इंटरव्यू दिया है, उसकी ड्रेस खरीदी, उसके लिए प्रिपेयर किया, इंटरव्यू देने के बाद उसके फैमिली में भी लोग जान गए, उसके उसमें मान लो सपोज 52 नंबर आए, फाइनल लिस्ट बनी, उसका सपोज दैट सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो भी है, ये मत भूलना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, यूकेपीएससी के रिजल्ट ने भी ये बात बताई है कि घायल शेर पूरी तैयारी के साथ आते हैं, नए शेर बिना किसी भी कंपटीशन को ध्यान में रख के फुल प्रिपरेशन के साथ आते हैं, और वो दोनों मिलकर अगर पेपर जोन में आ गया, जोन में आने का मतलब चीज़ें पढ़ाई आ गई, तो परफॉर्मेंस इंडेक्स बहुत हाई चला जाएगा और ये आगे आने वाले समय में और ज़्यादा मिलेगा। यूपीपीएससी एई और एसएससी जेई में कट ऑफ एक परंपरा को जनरली फॉलो करता रहेगा जब तक जनरल अवेयरनेस की तोड़ या जनरल अवेयरनेस का पेपर सरल नहीं आता। या तो आप उसकी तोड़ जान लें कितना पढ़ना है, ये पढ़ना है, अभी तक तो नहीं जनरली पकड़ में आई है। कुछ लोगों के एक्सेप्शनल केसेज में किसी की रिसर्च हो, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, तो वो में भी एक आध पर्सन हो जो कह सके कि नहीं यहाँ पेपर लेवल ठीक ठाक था, तो उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हम आपके लिए बता रहे हैं कि ऐसे कहना कि यूपीपीएससी एई में 500 इस बार हो जाएंगे, हम ये किताब पूरी बुरी तरह से पढ़ जाएंगे, गुप्ता एंड गुप्ता इज़ द रियल सोर्स ऑफ द एवरीथिंग, ये एग्जैक्टली नहीं है। एग्जैक्टली ये होता है उस विषय की नॉलेज आप में कितनी ग्रैप करती है। जैसे किसी पर्टिकुलर टीचर को देखो, किसी विषय विशेष का हो, जैसे कोई मैथ्स पढ़ाता हो, गेट की ही मैथ पढ़ाता हो, जब उससे आप 3-4 साल बाद मिलो, जब वो गेट की मैथ पढ़ा चुका हो, तो ही डजंट नीड एनी नोट्स, इवन ही कैन स्पीक 5 to 6 क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू एवरी टॉपिक ऑफ द पेपर। ये सिचुएशन वाले लोग जब आपके कंपटीशन में होते हैं, तब सिचुएशन विन वाली करने के लिए एफर्ट्स उसी जोन में लगाने पड़ते हैं, उसी लेवल के लगाने पड़ते हैं, उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ आना पड़ता है। तो ये जान के चलिए कि अगर आपके नंबर किसी एग्ज़ाम में 20 से 30 कम आ रहे हैं और आप एक फ़ाइटर हैं और आप जानते हैं कि हमारे लिए ये नौकरी लेना प्राइमरी है, हमें कोई स्टार्टअप नहीं करना है, हमें कोई दूसरा ऑप्शन क्रिएट नहीं करना है, पेट नहीं देना है, सीजीएल नहीं देना है, और भी इमोशनल इंटेलिजेंस है हमारे पास, तो अपने एफर्ट का लेवल बढ़ाओ, एनर्जी लेवल अच्छा रखो, अपने टाइम की वैल्यूएशन करना सीखो। एक करेक्ट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, सोर्स आ जाता है जब आपकी इंटेंशन करेक्ट नॉलेज पाने की होती है, तो सोर्स आ जाता है। और जो आपके पास आज की डेट में वो पैसा कि आपके अकाउंट में 5-10 हज़ार, उससे ज़्यादा आपके पास पैसा अहेड टाइम। अहेड टाइम का मतलब ए पर्सन हु इज़ 23 ईयर्स ओल्ड, सपोज दैट ही इज सिलेक्टेड एज एन असिस्टेंट इंजीनियर, यस ही इज प्रेजफुल, क्यों नहीं उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। ए पर्सन हु इज़ 24 ईयर्स ओल्ड, ही इज़ नॉट सिलेक्टेड, तो इसकी कोई अगर आलोचना कर रहा है, उसके पास तक आलोचना पहुंच रही है, उसे सेल्फ में आलोचना फील हो रही, तो ये मत भूलो कि उसके आगे जो टाइम है तुम्हारे पास भी वो आगे टाइम हो सकता है। ही इज हैविंग टाइम अप टू 70 ईयर्स, नोबडी नोज, एंड यू आर हैविंग टाइम अप टू 85 ईयर्स, नोबडी नोज। लाइफ के इस पड़ाव पे जहाँ पे ग्रेजुएट हैं, अपने कैरियर को देख रहे हैं, वहाँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ को पूरा देखें। ऐसा नहीं देखते हैं कि हमने 30 में कुछ अचीव नहीं किया, हमने 26 में कुछ अचीव नहीं किया, देन व्हाट कैन आई डू। क्योंकि जिन लोगों को आप देख रहे हैं ग्लोबली, वो सिर्फ कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरक हैं। आपका अपना समाज, अपना घर, वो आपको देख रहा है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू में आपके सामने जो आगे टाइम है, उसमें अपना बेस्ट देने के लिए आपको अपनी पावर ऑफ मनी, ये आपका पावर क्या है, मनी क्या है, ये यहाँ पे ये टाइम है, ये कहाँ जाना चाहिए। आपने 5 दिन कट ऑफ देखा, आपने 5 दिन कट ऑफ देखा, क्या आपके नंबर बढ़ जाएंगे? एक बात, क्या आपको पता चल गया कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो क्या पढ़ाई ना करके आप तर जाएंगे? तरने का मतलब समझ रहे हैं ना, पढ़ाई ना करके तर जाएंगे। या सपोज मिस गाइड हो गए आप, किसी ने आपसे कह दिया कि आपके 105 नंबर है, टायर 2 के लिए पढ़ लो, क्या टायर 2 को पढ़ने के बाद आप डिप्रेशन में चले जाएंगे?
कई ऐसी बातें होती हैं। या आपके 105 नंबर हैं तो कोई एग्ज़ाम आपका लगा था, उसके लिए आपने टायर 2 पढ़ लिया, तो क्या आप उसमें सिलेक्ट होने के लिए बैठे थे? आपकी पात्रता उस स्थिति की थी? इस बात को समझा जाता है कि हम टायर 2 के लिए पढ़ें ना पढ़ें, क्या करोगे, क्या करना चाहते हो, कोई ऐसी नई शुरुआत आपको पुकार रही है तो कर लो। फिर टायर 2 में पढ़ने वाले ही सारे के तो नहीं हो जाएंगे। तो ये एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की अंडरस्टैंडिंग को बहुत क्रूशली पकड़ना है, क्योंकि जो लोग, आप सपोज करो जितनी एडटेक कंपनीज हैं उनके जो टीचर्स हैं वो लाख अपने भीतर करेक्ट हों, हम लाख अपने भीतर करेक्ट हों कि हम ये चीज़ नहीं बोलेंगे, तुम्हें इससे मतलब नहीं है। अगर आप जो वीडियोज वायरल होते हैं, आपको बोर्ड पे जाके ये बोलना है और टायर 2 की डेट ये है और इसके बाद ये बोल देना है हमें इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। वहाँ की जो इंटरनल मीटिंग्स होती हैं ना, वहाँ आप एक कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, जिसको कितने भी स्तर पे जाके, कितने भी लेवल पे जाके अफेक्ट करना है। कट ऑफ आता है कि कैसे कैसे टीचर्स कैसे खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि कोई नुमाइश है जहाँ पे मुझे दिखाना है कि मेरे पास क्या है। तो मतलब मैं इस बात को जो कह रहा हूँ उसके आधार पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने के नाते आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपका टाइम कौन ले जा रहा है और आपका टाइम कहाँ जा रहा है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। आपका टाइम भी सही चीज़ों में जा रहा है, आपकी परफॉर्मेंस इंडेक्स अच्छी नहीं आ रही है तो सोर्सेज को ध्यान में रखना है। सोर्सेज भी सही हैं, टाइम भी सही दे रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि फिर जो रीजन आएंगे वो बहुत ख़तरनाक होंगे, अगर इसकी जगह आपको कोई किसी रीजन से आप नहीं पढ़ पाए, वो हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हार्डवर्क आपको फल देगा, निराश होने की तो कहीं गुंजाइश है ही नहीं। और दूसरी बात, स्पून फीडिंग से बचिए। सर्वेइंग सर ये पढ़ाते हैं आपको टीचरों के नाम, 12 सब्जेक्ट के टीचरों के नाम, शकल, उनके कहे गए शब्द, उनके कहे गए वन लाइनर शायरियाँ ये याद रह जाएंगी। कंटेंट के भीतर अगर पूछ दिया जाए तो नहीं याद रहेगा। दैट इज कॉल्ड स्पून फीडिंग। हमें उस चम्मच से खिलाया था, ऐसे देखा था हमें, ये वाली ना एक छोटे बच्चे की सिचुएशन रहती है। और दूसरा जो रिसर्च करता है, सेल्फ स्टडी करता है, किसी एक को फॉलो कर लिया, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत बता देता है, उसके मन में उसको लेके क्या है ये सब बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। उसके पास पता है कि सर्वेइंग में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला क्वेश्चन है, जो वहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है, उसके आंसर में गड़बड़ी है, उस वाली बुक में ये गड़बड़ है, पिछले ईयर में ये पूछा गया। उसके पास सर्वेइंग में बोलने के लिए कम से कम 50 मिनट हैं ओवर द क्वेश्चंस, ओवर द कॉन्सेप्ट। ही कैन स्पीक विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ही कैन स्पीक विद रिस्पेक्ट टू सर्वेइंग। वो कही जाती है सैचुरेशन स्टेट, कि हमें 3 क्वेश्चन गुप्ता एंड गुप्ता में गलत मिल रहे हैं, आंसर नहीं सही आ रहे हैं। एक्चुअली में ईएस में वो वाला क्वेश्चन गलत है, वहाँ पे ये क्वेश्चन गलत है। उसको जो पढ़ाने वाला हो ना, उसके अंदर भी एक झोली होनी चाहिए, एक समझ होनी चाहिए। नहीं तो पढ़ाएगा तो वो या तो उससे दूर चला जाएगा, और पढ़ाने वाला अपने आप में अपनी नज़र में गिरने लगेगा। नॉलेज होनी चाहिए। आज की डेट में क्या है कि पहले एस्पिरेंट सही से नहीं बन पा रहे हैं और टीचिंग जोन में पहुंच जा रहे हैं, स्पेशली अंडर 30 एज। वो अपने भय को बचाने के लिए उस चीज़ को पकड़ लेते हैं। ठीक है, एक लेवल पे ठीक है, जहाँ पे चीज़ें इतनी वैकेंसी नहीं निकल रही, ठीक है, लेकिन वो आपको इम्पैक्ट ना करे। क्योंकि मेरे चैनल पे जो लोग जुड़े हैं बहुत सिंसियरिटी लेवल पे, और मुझसे अगर कहीं कोई गलती होती, जैसे यूके पीएससी एई का जो कट ऑफ था, अब उसके पीछे भी एक कहानी है कि वो कट ऑफ के पीछे सोर्सेज क्या थे, मैंने किन बेसिस पे कहा था। मैं अपना बचाव किसी लेवल पे नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये समझ रहा हूँ जैसे वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम थी, इमोशनल इंडिया खेल रही थी और फैक्चुअल इंग्लैंड ने बता दिया कि तुम क्या हो। ऐसे ही जिन लोगों के मार्क्स में मान रहे थे, मान लो मेरा बेसिस ही कट ऑफ को मान लो, तो फैक्ट सामने आ गए कि एलेक्स हेल्स और बटलर जैसे लोग हैं, अगर गेंदें ढीली आ रही हैं, अगर आपके सामने क्वेश्चन हल्के आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन, हिंदी बहुत सरल आ रही है, तो ऐसा पॉसिबल है कि कोई उस पर कमांड करके बैठा है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके लगातार 35 सही हो गए तो 36वां भी सही मारेगा। ह्यूमन एरर पे कंट्रोल है। और डेंसनेस, जब सीटें कम होती हैं तो डेंसनेस बहुत रहती है, डेंसनेस ऊपर बहुत रहती है। अगर यही 446 की जगह वो अगर 1446 निकाल देते, हो सकता है कि मार्क्स 705 तक आ जाते या 695 तक आ जाते, कोई नहीं जानता। वो तो निर्भर करता है कि भीतर क्या मार्किंग है, वो डिपेंड करता है। तो स्पून फीडिंग, फॉल्स मोटिवेशन, कुछ नहीं हुआ, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा, ऐसा नहीं है। करेक्ट क्या होना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं,
और तमाम सजेशंस, अगर आपको एक सजेशन ऐसा लगता है जो आपकी इनर इंस्टिंक्ट को छूता है तो बहुत है, क्योंकि ये सब चीज़ें जब मिल जाती हैं ना तो एक पॉइजनस माइंड बन जाता है, पता ही नहीं चलता है, हम अपने कंट्रोल में नहीं रहते हैं, हम उन्हीं सजेशन, मोटिवेशन, इस फूड फीडिंग के कंट्रोल में आ जाते हैं, क्योंकि माइंड की अपनी एक कैपेसिटी है, वो एक सराउंडिंग में रहता है, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स बहुत मिनिमम सोच पाता है। और जब भी कोई एग्ज़ाम दे, जितने एग्ज़ाम अभी पिछले 1 साल में हुए हैं एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए, यदि उसकी प्रिपरेशन सैचुरेशन लेवल पे होती, सोचो अगर कोई सपोज दैट कोई पर्सन है जो 2021 दिसंबर पे सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन उसे कहीं से भी आ जाते हैं, उसकी 90% करेक्टनेस रहती है, तो क्या 2022 में जितने एग्जाम हुए उनमें उसका किसी में नहीं हुआ होगा? जरूर हुआ होगा। और ये बात अगर उसे 2020 में पता चली है, दिसंबर 2020 में, कि ऐसा होने से ऐसा होता है, और वो आज या आगे आने वाले 3 महीने बाद किसी एक नौकरी में फिक्स हो जाता है, तो क्या उसे खुशी नहीं होगी? तो ये चीज़ है कि करेक्ट पेशेंस, हमें पता चल गया हम यहाँ पे हैं, हम पूरा 2023 अपने आप को उस लेवल का बनाने में देंगे कि 2024 का कोई एग्ज़ाम हमसे न बचे। हम जो बात कह रहे हैं ये सुनने में बहुत हर्ट करेगी, क्योंकि आपका मन तो ये करता है कि यूपीपीएससी का एई का कल नोटिफिकेशन आए, परसों हमें अपीयर हो, नरसों चमत्कार हो जाए। नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। स्पेशली जो लोग दूर हैं, कट ऑफ से दूर जा रहे हैं, उनकी चीज़ें पकड़ में, हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि आप रियलाइज़ कर जाएं और कंटिन्यूअस एक डिसिप्लिन में काम करें। जब आप एक डिसिप्लिन में काम करेंगे तो चीज़ें फ्रूटफुल होंगी। और हमने अभी जो बैच में स्टूडेंट्स थे उनसे जब फीडबैक मांगा तो उनके पर्सनल एस्पेक्ट ये कहते हैं कि सर 75 दिन अगर हमें यहाँ तक ला सकते हैं तो आई होप कि अगले 150 दिन बाद हम कहाँ होंगे, हम उसको खुद फॉलो करेंगे। अगर आप पीछे खड़े हैं तो दैट इज़ गुड इनफ फॉर मी, अगर आप नहीं भी खड़े हैं तो हम उस चीज़ को समझ गए हैं कि एक्चुअली में क्या चीज़ हमें क्रैक कराती है एग्ज़ाम। तो हमें बहुत खुशी मिली कि ये इससे अच्छा क्या हो सकता है। इवन हमारी अपनी पर्सनल कॉन्शियसनेस में कई सी ऐसी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग आती हैं जो पहले इल्यूजनरी फॉर्म में होती हैं कि हाँ ऐसा होगा, नहीं ऐसा भी हो सकता है। तो पैरेलल में जब अपलिफ्टमेंट होता है ना तो बहुत बहुत गजब चीज़ होती है। सेल्फ बिलीफ रखो कि हाँ हमें ये करना है, और एक एक्सपीरियंस खुद के लिए जनरेट करो। जो भी 2022 में जितने एग्जामों में बैठे हैं उसमें आपका अपना एक फैक्चुअल एक्सपीरियंस है, उसको कभी इग्नोर ना करो। आपको क्या लगता है ऐसा ऐसा है तो वो है, क्योंकि हकीकत में देखा जाए तो इंटेलेक्ट ग्रेजुएट जो बीटेक होता है ना उसको सच में किसी कोच की ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन हाँ, एक सपोर्ट में अगर पैरेलल इंटेलिजेंस का व्यक्ति खड़ा है, गलत सही पे अपने आप को डिफेंड ऑफेंड नहीं होता है। अगर वो गलत है तो डिफेंड नहीं करता है, नहीं मैंने गलत नहीं कहा था, और अगर वो सही हो गया तो एकदम से आक्रामक नहीं होता कि मैं ही सत्य हूँ, मुझे ही भगवान मानो। ऐसा व्यक्ति अगर कोच है तुम्हारा जिसमें एक लचक है, एक रिजिडनेस नहीं है, और वो आपको बेहतर बनाना चाहता है, तो आई थिंक कि ठीक पाथ पे हो आप। क्योंकि अल्टीमेटली है क्या कि जहाँ हम टाइम दें वहाँ से हमें वैसे नतीजे तो मिलें कम से कम जैसा हम इनपुट दे रहे हैं, उसमें कुछ फॉल्स चीज़ें ना हो। अब हम क्या कर सकते हैं? इतना सब बोलने के बाद हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमने ये पहले सोचा था कि टायर 2 के लिए गाइडेंस नहीं होना चाहिए, फिर मैंने फिर से पेपर को रिव्यू किया, फिर से समझा, चीज़ों को समझा, और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात की कि तुम्हें क्या लगता है। तो एक्चुअली में गाइडेंस यहाँ पे कैसा ज़रूरी है? यहाँ पे गाइडेंस ज़रूरी है कि अगर आपने 60 दिन पढ़ने की ठानी तो वो 60 दिन में आप कम से कम 55 दिन पढ़ें, और इसको ले के पढ़ें। और इसके लिए एक पीछे एक मिरर होना चाहिए कि देखो वो 55 दिन पढ़ रहे हैं जो तुम्हारे कंपटीटर हैं, तुम अगर गड़बड़ कर रहे हो तो तुम तैयारी करते वक्त अवेयर रहोगे, और वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आज अगर हमने गड़बड़ कर दिया ना तो वहाँ गड़बड़ होगा, और 4 लोग और साथ में दिख रहे हैं पढ़ते हुए, तो ये एक इन्वायरमेंट, और उनका भी लेवल हो, तो लेवल तो है ही, जो टायर 1 क्वालिफाई उसका ठीक ठाक लेवल है। 24 नवंबर को इससे रिलेट करके कि कैसे जो सब्जेक्ट्स हैं 300 नंबर का पेपर होता है उनमें न्यूमेरिकल को कैसे डील करें, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को कैसे डील करें, कौन से क्वेश्चन नए बन सकते हैं, कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही रिपीट होते हैं, वो सब फैक्चुअल एनालिसिस, एक लंबा तगड़ा एक इन्फो वो आपके सामने रहेगा। और उसमें एक ये रहेगा कि हमने अगर टायर 2 की हमने फ़ीस दे दी, हमारी फ़ीस भी चली गई, तो यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है। आप अपनी आंसर की का पहले वेट करिए, हो सकता है कि स्टार्टिंग डेट ये रहे कि आंसर की के बाद ही रहे। दूसरी बात, अगर आपको डाउटफुल लगता है तो आपका अगर नहीं होगा
तो या तो फी उसके बाद आप सबमिट करिए, जेन्युइननेस देख कर ही हम ऐसा निर्णय लेंगे, और नहीं तो रिफंड हो जाएगी। एक चीज़ क्लियर है। दूसरी बात, इसमें क्या कोई बाउंडेशन, कोई टेस्ट इसमें तो नहीं रहना चाहिए। हाँ, इसमें टेस्ट नहीं है, लेकिन हम बात करके ही एडमिशन देंगे। मेरे लिए ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि उसके बाद जो चीज़ें आएँ आप उसमें पैरेलल ना चल पाएँ और आप कहें कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपना काम करिए, हम अगर रिवर्स में काम नहीं कर रहे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव गिवन द फी। ये बहुत ख़राब लगता है मुझे, क्योंकि वो ओवरऑल पूरे के पूरे ग्रुप की इंटेंसिटी लो चली जाती है। और मुझे मतलब ये मेरा पर्सनल एस्पेक्ट है कि अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग अगर दौड़ लगा रहे हैं, एक व्यक्ति कहे कि मेरी इच्छा नहीं है, मैं तो विनर ही हूँ, तुम लोग दौड़ लगाओ और बस मैं शामिल हूँ, मान लो मुझे, तो ऐसे ईगोइस्टिक चीज़ों में बड़ा दिक्कत आती है फिर। तो ये चीज़ क्लियर है। तो वो 24 नवंबर को होगा। अच्छा, यूपीपीएससी यही 2023-24 को लेकर मेरी वर्डिंग शुरुआत से रही कि हम इसका एक बैच लॉन्च करेंगे। अब बात यह है कि अगर बैच लॉन्च होगा तो वो बैच सिलेक्शन की दहलीज तक पहुँचे। जैसे कि मुझे इसमें लगता है कि इच्छा तो मेरी थी 100% स्टूडेंट्स हो जाएं। अब 2 स्टूडेंट का एग्ज़ाम छूट गया, एक एई में सिलेक्ट हो गया और एक लेट पहुंचा स्टूडेंट, तो इस वजह से छूट गया। अब इसके बाद कुछ स्टूडेंट चाहें या ना चाहें, मे भी पॉसिबिलिटी है कि अगर टायर 1 नहीं निकाल पाते दुख हमें भी होगा। मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्लियर टायर 1। ऐसे यूपीपीएससी एई में भी हम एक बैच है सुपर 30, इसका मतलब हमने नामकरण किया है और इसके लिए हम एक टेस्ट लेंगे। और इस 23-24 का जो एग्ज़ाम है, पॉसिबल गेसिंग विद द एक्सपीरियंस, मुझे लगता है विच शुड नॉट बी कंसीडर्ड कंक्रीट ट्रुथ, विच शुड बी कंसीडर्ड ए पॉसिबल ट्रुथ विच विल बी बेनिफिशियल इन ऑल एस्पेक्ट्स। अगर आप ऐसा लेके चलते हैं तो अगस्त के लास्ट में नोटिफिकेशन, दिसंबर में एग्ज़ाम। दूसरा ऑप्शन है नवंबर के लास्ट में नोटिफिकेशन, 2023 नवंबर के लास्ट में नोटिफिकेशन और मई या जून में एग्ज़ाम। ये मेरा अनुमान है। अब तमाम इसके उस पे बोले जा सकती चीज़ें वो डिफरेंट है, तो हम पहला वाला अनुमान लेकर चलेंगे, उस बैच को कंबाइन करेंगे और ये सुपर 30 का मतलब सिर्फ 30 लोगों को ही गाइडेंस देंगे और वो एक ओपन टेस्ट से शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। उस टेस्ट की डेट, सिलेबस, तरीका वो 24 नवंबर को हम मेंशन कर देंगे। उसमें ये स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कंपटीशन ठीक ठाक रहेगा। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा रीज़न नहीं है, बस ये है कि उन 30 को अगर मैं मुस्कुराता हुआ देखा कि सर हो गया, तो वो मेरे लिए क्या है, वो लालच कह लें, ग्रीड। और मैं ऐसे ग्रीड को कहते हैं कॉन्शियस ग्रीड, जिसमें मेरा अपलिफ्टमेंट भी हो। अपलिफ्टमेंट इसका नहीं कि मेरा नाम हो गया, अपलिफ्टमेंट इसका कि क्या मेहनत ऐसी की जा सकती है, तो ये आप कह सकते हैं कॉन्शियस ग्रीड। और मैं कहता हूँ मरते दम तक आपके अंदर कॉन्शियस ग्रीड रहनी चाहिए, वरना आप जी नहीं पाएंगे। कॉन्शियस ग्रीड का मतलब हमारी कॉन्शियसनेस का अपलिफ्टमेंट हो, हम ऐसा काम करें। पैसा है, पैसा एक लेवल तक यूजफुल है, उसके बाद पैसे का कोई खास अर्थ नहीं बचता था। आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए, आप सुबह उठें, आपको शरीर के पोषण के लिए चीज़ें हों, आपको वस्त्र ओढ़ने के लिए हों, उसके बाद मेन वही रहता है और वो लास्ट तक कैरी करता है और उसकी एक अलग पूरी साइंस है। तो ये चीज़ थी और यही है कि 24 को हम इससे संबंधित चीज़ें बताएंगे। बाकी मैं ये मान के चलता हूँ कि जो भी लेवल आज की डेट में, वेदर इट्स इन यूट्यूब, वेदर इट्स इन रियलिटी, कहीं पे भी अगर थोड़ा बहुत स्टूडेंट से ज़्यादा है बीटेक पास आउट्स के कोचेज में, तो केवल कुछ सर्टेन एक्सपीरियंस हैं, वरना यू आर इनफ इन योर्स ऑन कैपेबिलिटीज। तो अपने एक्सपीरियंस को मत भूलिए और ख़ुद को बहुत सेल्फ बिलीफ में रखिए कि अगर आप कोई चीज़ महसूस करके आए हैं तो वो सही है, आपकी महसूसता गलत नहीं हो सकती है। ठीक है, होपफुली आप हमारे जो हिडन पर्पज़ है कि आप अपने टाइम का यूटिलाइजेशन सही से करेंगे, अच्छा खासा प्लान बनाएंगे। जो ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक टिप है, इसको फॉलो करके देखिएगा। जो तैयारी का तरीका आप करते आए हैं उसके इतर थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, इस टिप को आप केवल 10 दिन करके देखिएगा और आप रियलाइज़ करेंगे कि नहीं ये कारगर है। टिप ये है कि आप जो बुक्स हैं जिनमें क्वेश्चन है ईएससी के प्रीवियस ईयर के, 10 दिन के लिए उनको साइड में रख दीजिए, ओनली फॉर 10 डेज। और upsc.gov.in इस वेबसाइट पे जाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाइएगा। 2022 से लेकर 2014 तक के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं। सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट, सिविल फर्स्ट के लिए
सिविल सेकेंड के लिए पेपर डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट निकालिए, पैसा जाएगा प्रिंट आउट निकालने में। आप अपनी जिससे भी आपकी बनती हो उससे बताएं कि हमें इतने प्रिंट्स चाहिए, कुछ कम कर लें, बारगेनिंग करना सीखें। ऐसे सिचुएशंस में अगर स्टूडेंट जोन में अर्निंग कर रहे हैं तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सारे 14 से लेकर 22 तक के सारे पेपर पंचेज फॉर्म में रखिए, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 1 पेपर 2। ठीक, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। कोशिश करिए, उसके बाद एक और है, कोशिश करिए कि जिस टाइम पे पेपर 1 और पेपर 2 होता है उसी टाइम पे उस पेपर 1 को एक बार लगाइए, 14 का पेपर 1 लगाइए जनरली, और सिर्फ वो क्वेश्चन पे टिक मारिए जो आपको पक्का आते हैं। तो आपको रियलाइज होगा कि ऐसा ही पेपर हमें देना है। हम सच में आज की डेट में इतने 14 के ईयर के क्वेश्चन पेपर में कर पा रहे हैं। जो आपने टिक किए हैं, जिन पे आपको कॉन्फिडेंस है, क्या उस पर एक लाइन आप बोल सकते हैं कि इसका आंसर ये क्यों है? ये देखिए, क्या आप जानते हैं इसका आंसर ये क्यों है? क्या अदर ऑप्शंस पे आपकी कोई नॉलेज है? जो आपने सही किए हैं, अभी बात पूरे पेपर की नहीं हो रही, जो आपने सही टिक किए हैं, क्या उसमें अदर ऑप्शंस में भी जो चीज़ें लिखी हैं उनकी नॉलेज है? एक चीज़। दूसरी चीज़, जो क्वेश्चन आपसे छूट गए हैं उनमें आप कॉन्सेप्चुअली लैग कर रहे हैं या इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, इसका सीधे आंसर आपको पता होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पूरी तरीके से आपसे अननोन मिलेंगे जब आप पूरे पेपर को ध्यान में देखेंगे। वो तरीका नहीं आज हमने बिल्डिंग मटेरियल के 100 क्वेश्चन लगाए, कल हम स्ट्रेंथ मटेरियल के 100 क्वेश्चन लगाएंगे और वहाँ जाके जब बिल्डिंग और स्ट्रेंथ के मिल के आ जाएंगे तो हम भूल जाएंगे। पेपर को पेपर की तरीके से शुरुआत से जो तैयार करते हैं वो वही होते हैं जो मार्किंग पिछले 10 सालों की क्रॉस करके नंबर 1 पे आते हैं और 10 सालों की मार्किंग क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि उनकी अप्रोच पहले दिन से ग्रिप पकड़ने की होती है। और जिसने एक बार ग्रिप पकड़ ली पेपर की तो लास्ट तक अगर खींच के ले गया ना तो वो खुद ही ऑलरेडी रूम में ही जानता है चीज़ें, कहेगा नहीं। तो ये तरीका समझ रहे हैं। सिविल पेपर 1 में यही करना है, पेपर 2 में यही करना है। आते हुए क्वेश्चन उन पे मेहनत, नहीं आते हुए क्वेश्चन उन पे डबल मेहनत। फिर कनेक्टिविटी इन द सेंस 2014 के पेपर की 15 से, 15 की 16 से, 16 की 17 से, 17 की 18 से, 18 की 19 से, 19 की 20 से, 20 की 21 से, 21 की 22 से। 2023 के पेपर को करते वक्त या उससे पहले जब 2021-22 की कनेक्टिविटी तक पहुंचेंगे ना तो आप 2023 में 30 क्वेश्चन बता देंगे कि कौन से ऐसे आएंगे जिनको हम कर लेंगे। 30 क्वेश्चन आपको दोनों पेपर के पता होंगे, 30 कि ये तो होने ही है, ये तो आने ही है, इस सेक्शन से आना ही है। जब आप कनेक्टिविटी जोड़ते चले जाएंगे, और ये आसान काम नहीं है, हमने 10 दिन के लिए कहा, एग्जैक्टली इसमें 20 दिन कम से कम लगेंगे। और रही बात अब की नॉन टेक में क्या करें, वहाँ से कॉन्फिडेंस नहीं है, सिविल पढ़ के थक गए हैं, सैचुरेशन आ गया, इसको करके देखिए, फिर सैचुरेशन अपना चेक करिए। एक बात। दूसरी बात, नॉन टेक फिर से मैं बता दूं कि ये सबके लिए कठिन है, हार्ड है और लीस्ट कंपटीशन है। इसमें जो कुछ भी मार्केट में अवेलेबल है वो आपके द्वारा पढ़ा जाना जरूरी है, नंबर 1। उसमें एक्यूरेसी जरूरी है, नंबर 2। एडिशनल पढ़ने से पहले उसका पढ़ा हुआ होना जरूरी है, नंबर 3। नंबर 4, एडिशनल सोचने से पहले उस सब का जो हम बोल चुके हैं वो किया जाना जरूरी है। अरे 5वां, कुछ एक्स्ट्रा आपको करना नहीं है। अगर इतना भी कर ले गए तो आप टॉप जोन में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये वो सेक्शन हैं जिन पे मेहनत करने के लिए आपके पास टाइम अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। टाइम ही अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे? इस चीज़ को क्रिटिकली समझना है आपको। और वो टाइम अगर बचता है तो हम उसके लिए एक लास्ट में कर देंगे। अगर कुछ मैसेजेज हमारे पास आए कि नहीं मेरे पास, मैं ये जो भी आपने कहा मैंने सब कर लिया एंड स्टिल आई फील दैट आई वुड नॉट बी एबल टू क्लियर दैट एग्जाम, देन आई विल बी अवेलेबल फॉर यू विद मोर क्लियर विजन विद रिस्पेक्ट टू नॉन टेक। लेकिन पहले वो लड़ाई तो जीत लो जिसमें दूसरे जीत के बैठे हैं या दूसरे जीत के माने हुए हैं कि हम ऐसे अप्रोच से जाएंगे। तो इस चीज़ को भी ESE के लिए जो लोग सोच रहे हैं वो कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।